गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार। आज प्राप्त ही मैंने बोला था कि हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे और उसी सीरीज़ को लेकर के मैं आया हूँ। आज हम बहुमत के आधार पर चंदवंश को शुरू करने वाले हैं। उत्तराखंड में जो चंद राजवंश है, चंद राजवंश के इतिहास को देखते हैं। बहुत सारी मत हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं। उन सारी विविधताओं को, उन मतों को हम एक मत करते हुए चलते हैं और आज पढ़ेंगे हम चंद राजवंश। चंद राजवंश का इतिहास कहाँ से कहाँ तक, क्या क्या इसमें हमारे क्षेत्र में भ्रांतियाँ हैं, क्या क्या हमारे पास अभिलेखी साक्ष्य हैं। हालांकि मैं अभिलेखी साक्ष्यों को बहुत ज़्यादा कंसिडर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अभिलेख अभी मैं क्लियर नहीं करा सकता। अभिलेखों के लिए मुझे लगता है एक अलग से सेशन शुरू किया जाना चाहिए उत्तराखंड के अभिलेखों को लेकर के। उन अभिलेखों पर चर्चा की जानी चाहिए, वो भी आवश्यक आपका टर्म होगा। अब क्योंकि चंद राजवंश शुरू कर रहे हैं और चंद राजवंश अकॉर्डिंग टू यूकेपीडिया, जिस हिसाब से मेरा अपना निजी शोध है, उस शोध के आधार पर मैं जो है इसे शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अदरवाइज़ आप लोग स्किप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के सीखने के लिहाज से उन छात्रों के लिए, खासकर जो पर्वतीय स्थलों पर, दूरस्थ या इंटीरियर एरियाज पर रहते हैं वो, और दूसरा उन छात्रों के लिए जो लॉकडाउन में अपने पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं, कोचिंग संस्थान वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बंद है, उनके लिए मैं विशेष तौर पर ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए, चंद राजवंश की बात करें। चंद राजवंश, अब चंद राजवंश की स्थापना की बात करें तो देखिए बहुत सारे मतभेद इसमें है चंद राजवंश की स्थापना को लेकर के। उन्हीं में से दो मतभेद, बेसिकली क्या क्या मतभेद चलते हैं आप लोगों को क्लियर कर दें। सबसे पहले आप लोग पढ़ते थे, अगर आप लोग 1 साल 2 साल पीछे चले जाते हैं तो आप लोग पढ़ते थे कि चंदवंश के संस्थापक थोहर चंद है। बेसिकली ये क्यों होता है? देखिए, हम लोग क्यों जो है संस्थापकों को बदल रहे हैं, क्यों हमने सोमचंद कर दिया, क्यों हम जो है थोहरचंद को मानते हैं, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मैं एक ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर बताना चाहूँगा कि क्या हुआ था बेसिकली, जिसे आप लोगों को जानना चाहिए। फिर मैं जो है पढ़ाई को कंटिन्यू करता हूँ। हुआ ये था कि अब तक हम थोहरचंद इसलिए पढ़ते थे क्योंकि हमारे क्षेत्र में देखिए कुछ हिस्टोरियंस हैं। सबसे बड़े हिस्टोरियनों में आते हैं किरण कुमार थपलियाल जी, और उनके शिष्यों के तौर पर आते हैं डॉक्टर श्यामलाल कोली, और उन्हीं के सहपाठी जो है डॉक्टर आपका महेश्वर प्रसाद जोशी, एमपी जोशी सर। तो चंद राजवंश की स्थापना को लेकर जो एमपी जोशी सर का थाउट था कि उनका जो मानना था वो दरअसल कहानियों पर भरोसा नहीं करते थे, और कहानियों पर भरोसा न करके उनका मानना था कि जिनके हमें साक्ष्य मिलते हैं, प्रबल साक्ष्य मिलते हैं, उन्हीं को हमने क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए हर जगह। और इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले जो कुमाऊं क्षेत्र में अभिलेख उस समय मिला था, अभय थोरचंद, मानेश्वर मनौले के अभिलेख से मिला था, अभय थोरचंद लिखा था उसमें। अभय थोरचंद लिखे जाने का मतलब इन्होंने निकाला, या इन्होंने जो समझा, वो जिस रूप में भी इन्होंने समझा, उन्होंने कहा कि अभय थोरचंद लिखे जाने का मतलब ये हुआ कि कोई अभयचंद नामक राजा होगा, उसने अपने पिता के नाम को जोड़ते हुए थोहरचंद या थोरचंद अपने पिता के नाम को आगे से लगाया और चंद राजवंश को जो है स्थापित किया। हालांकि मैं आप लोगों को एक और बात यहाँ पर कहता हूँ, हमारे एक हिस्टोरियन और हैं, जाना माना नाम डॉक्टर मदनचंद भट्ट जी। उनका मुझे इस बारे में थोड़ा सा सटीक विवरण लगता है। उनका जो कहना है कि संभव ये है कि चंद राजवंश की बात करें या चंद नाम लिखने वाले शासकों की बात करें, राजाओं की बात करें, तो वो 1 से अधिक हो सकते थे, 1 से अधिक राज्य हो सकते थे। उनका ये कहना मुझे बहुत हद तक लॉजिकल लगता है, क्योंकि देखिए आप लोग जैसे चंद राजवंश के साथ साथ पढ़ते हैं मणकोटी रजवार। मणकोटी रजवार भी अपने नाम के आगे चंद लिखते थे, तो वो चंद राजवंशी तो नहीं है। चंद परिवार या जो कुमाऊं का चंद राजवंश है उससे तो जुड़े नहीं है, वो मणकोट क्षेत्र में थे, मणकोटी रजवार कहते हैं, मणकोटी चंद कहते हैं। ऐसे ही आप लोग हिमाचल प्रदेश में भी चंद हैं। अब हिमाचल प्रदेश के चंदों को भी हम कुमाऊं के चंद से तो नहीं बोलते, हालांकि ये आपस में ये खुद को रिश्तेदारों के तौर पर काउंट करते हैं, जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई उस रूप में इनका मानना है कि एक ही जगह से आए थे। पर मणकोटी रजवारों का क्या, मणकोटी तो बिल्कुल इतर है, वो भी चंद लिखते हैं। तो मुझे लगता है डॉक्टर मदनचंद भट्ट जी का ये कथन कि ये संभव है कि छोटे छोटे मांडलिक राजा जो अपने नाम के अंत में चंद लगाते होंगे, उन सबको हम चंद नामांत की वजह से एक पढ़ रहे हैं, ये भी संभव है। पर मैं बात करूं एमपी जोशी सर की, तो एमपी जोशी सर ने माना कि सबसे पुराना जिसका नाम मिल रहा है, यानी कि थोरचंद या थोहरचंद या थोहरचंद संभवतः हमारे लिए सबसे पहला शासक होना चाहिए।
उनका ये मानना था, इसलिए हम लोग क्या पढ़ते थे, चंद्रवंश के संस्थापक के तौर पर थोहरचंद पढ़ते थे। और अब देखिए अब क्या स्थिति है। अब थोड़ा सा और मैं कहानी को थोड़ा सा और आगे खींच रहा हूँ, तो क्योंकि देखिए ये वीडियोस थोड़ा सा लंबी होंगी, मुझे लगता है कि आप लोग स्किप करेंगे और कर सकते हैं, नो डाउट, पर जानकारी पूरी मिलनी चाहिए जब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हुआ यूँ था कि जब अगर हम बात करें 1880 के दौर की, जब एटकिंसन का इस क्षेत्र में दौरा था, 85, 86, 87, 88 तक, जब भी आप लोग कहें, 80 के दौर में मैं सीधे बोल रहा हूँ, तो 1880 के दौर में जब एटकिंसन का इधर आगमन था, तो उस समय तक देखिए, उस समय तक एटकिंसन भी ये मानता था कि उनके पास जो ताम्रपत्रों की या अभिलेखों की लिस्ट थी, उस हिसाब से वो थोहरचंद वाला कॉन्सेप्ट ही वो भी मानते थे। पर चूँकि कुछ समझौते हुए अल्मोड़ा के ब्राह्मणों से, अल्मोड़ा के पंडितों से, और उस समझौतों के बाद जो अल्मोड़ा के ब्राह्मण थे या पंडित थे, उनके द्वारा जो थ्योरी या जो कहानी चलती आ रही थी कि चंद्रवंश के जो पहले शासक थे वो सोमचंद थे, क्योंकि उनका अधिकतरों का मानना ये है कि, या मानना ये था उस समय कि वो जो है कुमाऊं क्षेत्र में इन चंद राजपूतों की वजह से ही आए हैं। कुछ उनके साथ आए, कुछ उनके बुलावे पे आए, कुछ को जो है ये यात्रा पर निकले थे, मानसरोवर यात्रा या चारधाम यात्रा के तौर पर आते थे, तो कुछ को जो है इन्होंने यहीं बसा दिया। तो इनका मानना था कि जो है इसकी शुरुआत सोमचंद नामक किसी शासक से हुई है। तो जो विभिन्न मतभेद थे, उन मतभेदों की स्थिति क्या थी वो मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका। अब हम बात करें एटकिंसन की, तो एटकिंसन ने ये मान लिया तब कि पहला जो संस्थापक था वो सोमचंद था। तो एटकिंसन के मानने के साथ साथ ही बीडी पांडे ने भी उसी कॉन्सेप्ट को लिया, बद्रीदत्त पांडे ने भी उसी कॉन्सेप्ट को लिया। तो आज की डेट में जो सर्वमान्य मत हैं वो सोमचंद को लेकर के ही है, और सोमचंद के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है इलाहाबाद के निकट झूसी या प्रतिष्ठानपुर नामक एक शासन या शासक राजपूत शाखा है, उस राजपूत शाखा से जो है उत्तराखंड में चंदों का आगमन हुआ। इनका मानना ये था कि इस समय कुमाऊं क्षेत्र में, क्योंकि देखिए गढ़वाल क्षेत्र का आधा हिस्सा और कुमाऊं क्षेत्र का आधा हिस्सा, इस क्षेत्र में जो है किसका शासन था, इस क्षेत्र में शासन था कत्यूरी शाखाओं का या कत्यूरी राजाओं का। और अंतिम कत्यूरी राजा के तौर पर हम लोग पढ़ते हैं बीरमदेव या ब्रह्मदेव। बीरमदेव या ब्रह्मदेव का, हालांकि अगर टाइम पीरियड आप लोग लेंगे तो बीरमदेव और ब्रह्मदेव का जो टाइम पीरियड आप लोग नॉर्मली कत्यूरी कालीन उसमें पढ़ते हैं वो 1100 के आसपास पढ़ते हैं, जबकि सोमचंद की जो एस्टेब्लिशमेंट डेट हम लोग लेते हैं, अनुमानित ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ये कहानियां हैं बेसिकली, हकीकत ये इतिहास पता नहीं कहाँ है, पर ये कहानियां हैं, पर उन कहानियों को जिस रूप में ढाला गया उसी रूप में हमें इनको पढ़ना है। तो इनकी जो उत्पत्ति का समय, देखिए जो मैंने इसमें समय या स्रोत डाला हुआ है, उसका स्रोत मैं आप लोगों को बताऊं, BA HI 302 जो उत्तराखंड में या BA में इतिहास की किताब लगती है ओपन यूनिवर्सिटी की, उसके आधार पर मैं कुछ सनों को लेकर चल रहा हूं। हालांकि बाद में जब मेरे पास अभिलेखी साक्ष्य आ गए हैं, ताम्रपत्र या अन्य चीज़ें, तो उसके बाद मैंने पूरी की पूरे कॉन्सेप्ट को बदलने की कोशिश करी है, उन आधार पर हमारे पास जो प्रमाण है उसके आधार पर। तो सोमचंद के बारे में बोला जाता है कि इस समय जब ये सोमचंद का इधर आगमन हुआ था तो यहाँ यात्रा पर निकले थे, ये यात्रा पर आए थे। और बीरमदेव या ब्रह्मदेव की जिसकी हम बात करते हैं, तो बीरमदेव और ब्रह्मदेव के संबंध में ये माना जाता है कि वो अत्याचारी शासक था, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इवन मैं आप लोगों को शायद एक बार काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, एक गाने हमारे यहाँ जो परंपरागत या एक तरीके से सांस्कृतिक तौर पर जो हम लोग सुनते हैं गाने को, एक कॉमन सा स्ट्रेंजा आप लोग सुनते होंगे, तिले धारू बोला, ये गाना जो आता है तिले धारू बोला, लगभग मुझे लगता है हर तीसरे गाने पे तिले धारू बोला का एक जो है टोन हमारे यहाँ दिखाई देता है। तो ये तिले धारू बोला कहाँ से आया, इसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ। तिले धारू बोला का कॉन्सेप्ट जो है ब्रह्मदेव या बीरमदेव के समय से ही आया। हालांकि मैं इसे क्यों आया इसको मैं फिलहाल डिफाइन नहीं कर सकता, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो तिले धारू बोला का कॉन्सेप्ट, और दूसरा इनके समय में बीरमदेव या ब्रह्मदेव के समय में जो चलता था कि इनके समय कहा जाता था कि कत्यूरियों ने, यानी कि खासकर ब्रह्मदेव ने अंतिम समय में, खासकर जब कत्यूरी जो मुख्य शाखा थी उसका पतन का दौर चल रहा था, तो अत्याचारों की इन्होंने पराकाष्ठा बिल्कुल कर दी थी, यानी कि अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थे। और उसी चरम सीमा को जो है उत्तराखंड के इतिहास में ये कहा जाता है कि न कत्यूरियों में क्या बोलते हैं किसी बकरे को मोटा होने दिया और न किसी सुंदर स्त्री को राह में चलने दिया, यानी कि इतनी एक तरीके से अनसिक्योरनेस थी कि बकरा कोई नहीं, उसका शिकार वो खा जाते थे और कोई
सुंदर महिला गुजर नहीं सकती थी। यानी कि एक तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अत्याचार की कितनी पराकाष्ठा थी ब्रह्मदेव के समय। और ब्रह्मदेव के समय ही आप लोगों को याद होगा ब्रह्मदेव की मृत्यु, अगर आप लोगों ने कत्यूर काल पढ़ा है तो ब्रह्मदेव की मृत्यु कैसे हुई। ब्रह्मदेव की मृत्यु या बीरमदेव जिसे आप लोग कहते हैं, कई सारे नामों से जो भी आप लोग नाम पढ़ते हैं, तो बीरमदेव या ब्रह्मदेव की मृत्यु का कारण है या मृत्यु जो उनकी हुई वो हुई इस रूप में कि उसे भरोसा नहीं था अपने आप पे। सबसे पहली बात, अपने आप पे भी नहीं था, अपने सेवकों पे भी नहीं था। तो उसने क्या किया था, अपने सेवकों को जो उसको डोली में या कंडी में उठा करके ले जाते थे, तो 4 कंधों पे वो डोली जाती थी। बेसिकली राजा की डोली है भाई, 4 कंधों में ऐसे बिठा करके वो डोली लेके जाते थे। तो जो उसको बोकने वाले लोग थे वो कहीं फेंक न दें इस बात का डर उसे बहुत सताता था, क्योंकि वो अत्याचारी तो था ही, उसे पता था मैं अत्याचारी हूँ। तो उसने क्या किया था, अपन उन जो 4 जो डोली लेने वाले थे उनके कंधों में कीलें गड़वा रखी थी ताकि ये मुझे न फेंक सकें। अंततः उसकी मौत ऐसे ही हुई थी बीरमदेव की कि उसके जो है जो 4 लोग थे उन्होंने अपनी आत्महत्या करी और खुद जो है कहीं चलते हुए मुख्य जो पहाड़ी पगडंडी होती है, पगडंडी से जो है नीचे कूद मार गए डोली सहित, और राजा का जो है निधन हुआ। तो ब्रह्मदेव को मैं इसलिए लेकर यहाँ पर आ रहा हूँ क्योंकि जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो कहानी चलती है हमारी, वो यही चलती है कि बीरमदेव या ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री जिसका नाम चंपावती था, चंपावती से जो है जो सोमचंद नामक जो राजकुमार जो प्रतिष्ठानपुर झूसी इलाहाबाद से आया था, उससे अपनी पुत्री का विवाह किया और वर्तमान चंपावत क्षेत्र में जो है करीब 300 क्या बोलते हैं नाली ज़मीन दे करके वहाँ पर उसे स्थापित करवा दिया। उसे जो है एक मांडलिक राजा के तौर पर स्थापित कर दिया। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है, बेसिकली सच कितना है झूठ कितना है ये तो मैं खैर नहीं कहना चाहूँगा, पर यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि उस समय तक जो चंपावत का रीजन था वो डोटी राजाओं के अधीन आ गया था। जो डोटी यानी कि नेपाल के शासक थे उनके अधीन आ गया था। इस वजह से जो भी उसने क्या किया था कि मुख्य शाखा उनकी तो द्वाराहाट और बैजनाथ तक, बैजनाथ है द्वाराहाट तक ही थी, तो चंपावत वाली जो शाखा थी या चंपावत वाला जो हिस्सा था उसे दे दिया। और सोमचंद जो है शुरुआत में किसके तौर पर जो है राजा किसके तौर पर, मांडलिक राजा के तौर पर वहाँ शासन करने लगा। और हालांकि देखिए चंपावत नाम पड़ने के पीछे बहुत सारे और भी कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चंपावत का नाम चंपावती देवी के नाम पर ही पड़ा, जैसे ये तो मैं जिलों पर आप लोगों को हालांकि कभी पढ़ाऊंगा, जिलों को तो आगे लेके चलूंगा कि चंपावत का नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अधिकतर लोगों का जो यहाँ के हम हिसाब से बात करें उनका मानना यही है कि चंपावत नाम जो है चंपावती जो थी बीरमदेव या ब्रह्मदेव की पुत्री, उसके नाम पर सोमचंद ने चंपावत नगर की स्थापना की। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये जो है गोरखों की कुलदेवी चंपावती थी, जिसको गोरखों को खुश करने के लिए जो है सोमचंद ने चंपावत नाम से जो है नगर की स्थापना की। अब जो भी कुछ रहा हो हम उसको बाद में क्लियर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसी बात को कर रहे हैं। थोहरचंद जो काउंटेबल है कहानियों के हिसाब से इस वंश का जो है 23वां शासक था। अब जो भी कॉन्सेप्ट रहा मैं नीचे आगे हम लोग इनको पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखिए हम चंद राजवंश की बात करें तो चंद राजवंश को पढ़ने के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है कि हम चंद राजवंश को 2 हिस्सों में बांट करके पढ़ते हैं। एक हिस्सा देखिए हम पढ़ेंगे चंपावत काल, यानी कि चंपावत काल तब तक जब तक कि सोमचंद से लेकर के राजधानी अल्मोड़ा नहीं पहुंच जाती, तब तक हम लोग चंपावत काल पढ़ेंगे, जो कि सोमचंद से लेकर कीर्तिचंद तक आता है। दूसरा हमारा आता है अल्मोड़ा काल। अल्मोड़ा काल भीष्मचंद के समय से शुरू होकर के गोरखा आक्रमण तक इसे अल्मोड़ा काल कहते हैं। और अल्मोड़ा काल के बाद आप लोगों ने कल परसों की वीडियो में देखा होगा कि 1791 में जैसे गोरखों का आक्रमण हो गया, अधिकार कुमाऊं क्षेत्र में हो गया, तो जो चंद था वो 2 हिस्सों में बट गया था, एक अल्मोड़ा हिस्सा, दूसरा काशीपुर हिस्सा। खैर उसे अभी छोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं आज राजा सोमचंद को। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानियाँ शायद सुना चुका हूँ, तो अब इसमें मैं आगे नहीं जाना चाह रहा। सोमचंद की बात करें तो देखिए शुरू में इसने जो है मांडलिक राजा के तौर पर काम किया। अब मांडलिक राजा के तौर पर मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि छोटे राजा के तौर पर काम किया। किसी राजा के अंतर्गत जो राजा काम करता है उसे मांडलिक राजा कहा जाता है सीधे सीधे तौर पर। दूसरा देखिए राज कार्य के लिए इसने 4 जो है बुढ़ाओं को या 4 खामों की स्थापना की। वो 4 खाम क्या क्या हैं? कारकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ये 4 खाम मतलब 4 पिलर बनाए, 4 स्तंभ बनाए। और 4 स्तंभों का योगदान क्या होता था, काम क्या होता था? इन 4 स्तंभों का काम आप लोग शायद बेसिक चीज़ों को मिस करते जाते हैं। आप लोग पढ़ते हैं 4 आल, 4 खाम, 4 बूढ़ा, यही शुरुआत में सुनते हैं। इनका काम क्या है? बेसिकली ये काम क्या करते थे आप लोग समझिए। देखिए अगर बोरा या बोहरा लिखा होगा और कारकी है, तड़ागी है, चौधरी है, इन चारों का जो उस क्षेत्र
देखिए क्या है, हमारे पास पहले भी शायद मैंने चर्चा करी है आप लोगों के बीच किसी वीडियो के माध्यम से कि हमारे पास सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पास क्या नहीं होती थी, सेना नहीं होती थी। अब जब सेना नहीं है तो क्या होता कि ये चार जो इसने आल बनाए, चार खाम जो बनाए, चार स्तंभ जो बनाए, या चार बुढ़ाओं की जो नियुक्ति की, ये बुढ़ा मुख्य जो चंपावत नगरी है, चंपावत नगरी के चारों तरफ जो है, क्योंकि देखिए अगर आप सोमचंद की बात करें तो सोमचंद ने नीचे लिखा होगा, देखिए कहीं पे राजबुंगा किले का निर्माण किया था। तो राजबुंगा किला जो है ऊंचे स्थान पर था। अब ऊंचे स्थान पर था, ऐसी स्थिति में क्या होता था, राजा किस तरीके से चीजें मैनेज करता था। अब देखिए एक तो ढोल बजाने का, ढोल या नगाड़ा बजा करके इनको सूचित किया जाता था। दूसरा सूचित किया जाता था, मान लीजिए राजबुंगा किला ऊपर वाले स्थान पर है, राजबुंगा किला में अगर ध्वज फहरा दिया गया, लाल रंग का ध्वज फहरा दिया गया, तो समझ लीजिए कि वो कार्की को, बोरा को, तड़ागी को और चौधरी को सबको दिखना चाहिए। वो सबको दिखता था, ऊंचा ध्वज फहराया जाता था, ऊंचा स्थान पर किला होता था। तो वो ध्वज देखते ही ये चारों जो बूढ़ा लोग थे, या बूढ़ा जो ये चार आल हैं, चार हिस्से हैं, या चार आपके एक तरीके से कम्युनिटी है, वो जो है अपने दल बल के साथ राजबुंगा आ जाते थे। यानी कि क्या समस्या है, उस समस्या को, लाल झंडा फहराने का मतलब ही वही था। और ये कॉन्सेप्ट, मैं आप लोग ये मत सोचिए कि मैं इस तरह बता रहा हूँ जैसे मैं सोमचंद के समकालीन रहा हूँगा, बल्कि ये कॉन्सेप्ट हर जगह, अभी आप आगे भी जब हम लोग चलेंगे ना, तो युद्ध की स्थितियों में इसी तरीके से जो है क्या बोलते हैं, संदेश देने का। उस समय आज की तरह टेलीफोन नहीं था, न डाक थी, न स्पीड पोस्ट, न कुछ ऐसा। तो क्या करते थे ये लोग, बेसिक जो सिंबल्स हैं, सिंबॉलिक तौर पर हम लोग ये काम करते थे। देखिए रात को इंडिकेशन देना है, मतलब आपको मसाल जलानी बड़ी सी, दिन को करना है तो ध्वज फहराना है, और साथ में आपने क्या कर देना है, ढोल या नगाड़ा, विशेष तौर पर ढोल बजाया जाता था। तो इस तरीके से ये मैनेज होता था, चीज़ों को इस तरीके से मैनेज किया जाता था बेसिकली। अब सोमचंद की बात करें तो देखिए इसने क्या क्या काम किया। इसने सबसे पहले राजबुंगा किले का निर्माण करवाया जहां वो खुद रहता था। दूसरा, विधिवत रूप से इसने पंचायती राज व्यवस्था की भांति कार्य किया। अब आप लोग समझेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या बात कर रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था कैसे शुरू हो सकती है। तो आप लोग जो चार आल देख रहे हैं या चार बूढ़ा देख रहे हैं, अभी मैं बूढ़ा का कॉन्सेप्ट भी अभी यहीं पे क्लियर कर दूंगा आपको। चार आल या चार बूढ़ा जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये चार आल या चार बूढ़ा बेसिकली क्या थे, ये इंडिपेंडेंट छोटे छोटे उसके तौर पर, ये तो खुद एक मांडलिक राजा है, और ये क्या करता था, छोटे हिस्सों में उनको बांट करके वो स्वतंत्र शासन करेंगे, वो संचालित करेंगे, और वो टैक्स देंगे किसको, सरकार को। यानी कि सरकार कौन, सोमचंद को। और सोमचंद टैक्स दे रहा है किसको, डोटी को कभी। तो अब एक चीज समझने वाली बात है कि इसने राज्य को छोटे हिस्सों में, जो यानी कि शासन को जो है छोटे हिस्सों में बांटना। आपने पढ़ा होगा पंचायती राज व्यवस्था को, तो उसको क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है कि आप ये करते हैं ना, बेसिकली तो यही करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में, सत्ता का जो है क्या बोलते हैं, स्प्रेडेशन, फैलाने का काम आप लोग करते हैं। तो ये एक तरीके से पंचायती राज व्यवस्था थी। पंचायती राज व्यवस्था नहीं कहेंगे, बल्कि पंचायती राज व्यवस्था के सादृश्य या उसके समान व्यवस्था इसने शुरू करी थी। इसलिए हम लोग क्योंकि इसको पंचायती राज व्यवस्था से कंपेयर कर रहे हैं तो वही लिख देते हैं हम लोग अक्सर ना। तो ये एक तरीके से ये व्यवस्था थी। अब आप लोग बूढ़ा का कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। थोड़ा सा मैं बात कर रहा था बूढ़ा, मैं आगे फिर चलता रहूँगा, आप लोग सुनिएगा, थोड़ा सा लंबी वीडियो हो जाएगी, पर आप लोग जुड़े रहेंगे तो क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी आपको संस्थान होंगे, बहुत सारे आपके क्या बोलते हैं टीचर्स उपलब्ध हैं, बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। संभव ये है कि देखिए पुस्तक तो ये भी उपलब्ध है जो मैं सामने पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोगों को दिख रहा है, पर शायद इस तरीके से मैं उस पुस्तक में को इलाबरेट करूँ तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था हो गया। अब बूढ़ा की बात करते हैं। बूढ़ा क्या होता है बेसिकली, देखिए बूढ़ा की पदवी मिलने का सीधा आशय क्या है, जब भी किसी को बूढ़ा की पदवी मिलती है तो आप समझ लीजिए कि उसे ये एक सम्मान मिला है। वो सम्मान क्या था, वो सम्मान था कि वो राजकीय ध्वज के साथ जा सकता था और ढोल बजाने का अधिकार, सॉरी दो चीज़ें, राजकीय ध्वज, ढोल, और एक और चीज़ पगड़ी, पगड़ी पहनने का अधिकार। राजा उसे पगड़ी सौंपता था।
3 चीज़ें इसको मिलती थी, और ये 3 चीज़ें जिसे मिलती थी वो सम्मान का हकदार। आप मान लीजिए, अभी तो चलिए जो क्या बोलते हैं वीआईपी कल्चर ख़त्म हो गया, अभी भी चल ही रहा है, फिर भी ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, अभी भी मंत्री हैं या इस तरीके के जो लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा सायरन लगी हुई गाड़ियों में चल रहे हैं। तो एक तरीके से पहले क्या था, सारे आईएएस जो है वो थे जो लाल बत्ती में चलते थे, इस तरीके की चीज़ें चलती थी ना, बेसिकली यही कहना चाह रहा हूँ। जब ये चीज़ें चलती थी, अभी भी चल रही हैं, तो उस समय देखिए उस व्यक्ति को जो बूढ़ा का किरदार जिसे मिल रहा है, वो बूढ़े का कितना अधिकार था कि एक तो वो ध्वज के साथ, जो ध्वजा होती है ना राजा की ध्वजा, उसके साथ चल सकता था। दूसरा, उसके साथ उसे ढोल बजाने का अधिकार था। ढोल बजाना मतलब उसके साथ ढोलकी, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे पुराने कार्यक्रमों में आप लोग ऐसे सुनते हैं, खबरदार सावधान फला फला राजा आ रहे हैं, इस तरीके की जो धारणा थी, ये धारणा ढोल बजाने की धारणा। और तीसरी, पगड़ी, राजा द्वारा पगड़ी सौंपी जाती थी, तो एक वीआईपी कल्चर उनको मिलता था। और देखिए व्यवस्था इसी को कहते हैं जिसे बूढ़ा या सयाना की प्रथा जो है राज व्यवस्था के तहत की गई, वही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो संभवतः 721 में सोमचंद का निधन हो गया की बात कर रहा हूँ, ये डेटा, ये सन सही मायने में ऑथेंटिक कहीं पर भी नहीं है। बहुत सारी किताबों में आपको ये सन अलग अलग दिखेगा। मैंने इसे कॉपी किया है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो यूए क्या बोलते हैं BAHI 302 है, उसके अकॉर्डिंग। बट आप लोग इसे सत्य न माने, न उसे माने, न किसी अन्य किताब को माने, क्योंकि ये सन कोई भी सटीक इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये कहानियाँ हैं जो चलती आई हैं लगातार। खैर, नेक्स्ट देखिए, सोमचंद के बाद बहुत सारे शासक बनते रहे। बहुत सारे शासकों में कुछ शासकों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और कई बार बोला जाता है कि वीणाचंद के बाद जो है, वीणाचंद जो राजा था, 8वां राजा जो है रहा, वीणाचंद के निधन के बाद जो है, वीणाचंद तक 7 राजाओं ने जो है यहाँ शासन किया, और वीणाचंद के निधन के बाद निसंतान होने के कारण जो है फिर इस क्षेत्र में अराजकता का दौर फैला, और करीब 200 सालों तक जो है इस क्षेत्र में खसों ने अधिकार किया। अब खसों ने अधिकार किया, और ये खस क्या है, खस क्या है, अब आपको बताऊं। देखिए, खस जाति के संबंध में बहुत सारी कॉन्सेप्ट, मैं आप लोगों को हर एक टर्म यहीं पे क्लियर कर दूं तो शायद आप लोगों को मज़ा आएगा या सुनने में और समझने में। बहुत सारे लोगों को शायद फैक्चुअल जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको सिर्फ फैक्ट चाहिए, वो तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डाउन की दबा करके निकल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट कुछ लोग जिनको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने, वो लोग जुड़े रहेंगे। देखिए, खस का क्या आशय है। खस एक, अब तो हम जाति के तौर पर पढ़ते हैं, जैसे जौनसार पूरी खस जनजाति के तौर पर पढ़ते हैं, जौनसारी जाति को, जनजाति को, या इसी तरीके से खस एक जाति के तौर पर खस शब्द का मतलब जो मुझे लगता है, या जो मेरा अपना अध्ययन कहता है, मेरा शोध कहता है, इवन मुझे जो गुरुजी से अपने जानकारी मिल पाई है, वो जो है वो है, खस शब्द का अर्थ जो है, खस मतलब संस्कृत के स्खलन शब्द से आया। स्खलन मतलब नीचे को गिरना। तो हर वो व्यक्ति जो अपने मूल जो उसके कार्य हैं, उन कार्यों से नीचे आज गिर जाता था, उसे खस कहा जाता था। तो ये इस क्षेत्र में जो इस तरीके की जो एक कम्युनिटी थी, लगभग 200 सालों तक उन्होंने शासन किया। अब उनको स्किप करते हुए कुछ क्षेत्रों में कुछ शासकों के नाम हम लोग देख रहे हैं। जैसे देखिए, इंद्रचंद, मैं बोल रहा हूँ ईयर तो मैं बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता कि आप लोग ईयर पढ़ें। अब इसके संबंध में जो कहानी चलती है, वो कहानी ये चलती है कि राजा इंद्रचंद जो था, इसने अपने राज्य में रेशम का कारखाना लगवाया था, और ये जो है तिब्बत से रेशम के कीटों को नेपाल के माध्यम से यहाँ लाया, और जो है रेशम का कार्य इसने, रेशम बुनने का कार्य इसने शुरू किया। अब ये संभव है, क्योंकि देखिए ये इसलिए संभव है क्योंकि आप कौन से दौर में जी रहे हैं। राष्ट्रीय इतिहास में पढ़ेंगे तो ये 800 या 7वीं सदी करीब है, 8वीं सदी है। 8वीं सदी में ये चीज़ों का होना पॉसिबल है, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते। हालांकि अब ये कहानियां हैं, जो भी कुछ है, अब सच्चाई होने के पूरी चांसेस है, ऐसा कोई वो नहीं कह सकता। जबकि देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पटरंग वाली। पटरंग वाली क्या है? पटरंग वाली है, माना जाता था कि रेशम को रंगते समय झूठी खबरें फैलाने से रंग पक्का होता है। अब ये इस तरीके से जो भी अभी एक तरीके से अफवाह कह लीजिए, या इसे हम लोग ये कह सकते हैं कि एक रूढ़िवादिता थी जो चल रही थी उस समय, और वही रूढ़िवादिता को जो है झूठी खबर फैलाने वाली जो परंपरा थी, प्रथा थी, उसे पटरंग वाली कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मैं अभयचंद को और ऊपर ले आया हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में हमें अभयचंद का एक ताम्रपत्र मिला है, जो ताम्रपत्र नीचे में जिक्र करने जा रहा हूँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होगा, महत्वपूर्ण तथ्य भी होगा, याद रखिएगा। अभयचंद की बात करें तो ये पहला ऐसा शासक है जिसका जिक्र अभिलेखों से प्राप्त होता है। मानेसर नौला जो चंपावत में है, वहाँ इसका एक टूटा फूटा अभिलेख प्राप्त हुआ, जहाँ पर अभय
अभय भी नहीं लिखा है, अभय लिखा हुआ है। अभय, भ में अई की मात्रा, अभय थोरचंद जहाँ पर लिखा गया है। तो पहला शासक ये जिसने अभिलेख गुदवाया थोरचंद उससे पहले रहा होगा, ये इनका मानना है पिताजी के तौर पर उनके। अब देखिए जो हमें इसका अभिलेख जो पहला प्राप्त हुआ है, ये अभिलेख प्राप्त हुआ 3 जून 3 जून 989 का ये ताम्रपत्र है। ये ताम्रपत्र जिसमें लिखा है श्री महाराजा अभयचंद विजयराजो अभय भाग स्वस्थ श्री साके 911 मासे ज्येष्ठ वदी सोमे श्री। चलिए मैं इसे नहीं पढ़ रहा, बल्कि आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, केवल इसका सन मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको आप लोग समझ जाएं कि कहाँ पर मैं जा रहा हूँ। देखिए जहाँ पर लिखा गया है ये है इसका सन लिखा हुआ, जहाँ पर लिखा हुआ है साके 911, साके 911 है, यानी कि संवत 911, इसमें आप 78 जोड़ देंगे तो ये पड़ता है आपका 989 ईस्वी का। अब इस ताम्रपत्र की खासियत क्या है, मैं इसे नहीं पढ़ के सीधे सीधे बता रहा हूँ। इस ताम्रपत्र की खासियत ये है कि ये पहला ऐसा ताम्रपत्र है चंद राजवंश का से संबंधित हमें प्राप्त अब तक का सबसे पुराना ताम्रपत्र है। एक दूसरा, इस ताम्रपत्र में सबसे पहली बार कुमाऊनी भाषा का प्रयोग। अब आप याद रखिएगा ये कितना अहम हो जाएगा जब आप लोग कुमाऊनी भाषा पढ़ेंगे या पढ़ा अगर आप लोगों ने, तो कुमाऊनी भाषा का जो पहला ताम्रपत्र हमें मिलता है या पहला अभिलेखिक साक्ष्य जो मिलता है, ये अभयचंद का ही ताम्रपत्र है, जो वर्ष कितने का है 989 का है। इस ताम्रपत्र के द्वारा सबसे अहम क्या बोलते हैं कुमाऊनी भाषा का पहला जिक्र या पहला सबसे पुराना वो मिलता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए राजा वीरचंद मैं इसे तो एक बहुत जल्दी इसे स्किप करूंगा, आप लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर मैं वीडियोज़ का आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो जैसी मेरी आदत रही है फिर आप लोगों की प्रतिक्रिया बहुत भली नहीं रही तो फिर मैं वीडियो जो है जैसे कि तैसे ही छोड़ता चला जाऊंगा। खैर देखिए नेक्स्ट शासक है वीरचंद, समय काल को बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। यह संसार चंद का वंशज था। संसार चंद बीच में कोई राजा आया था, आप लोगों को ये मैं नाम नहीं गिना पाया, ये इसमें कुछ नाम आए थे, आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद, संसारचंद, सुधाचंद, हमीरचंद वगैरह वगैरह। तो ये माना जाता है कि जो वीरचंद है वो संसार चंद का वंशज था, जो कि उस समय नेपाल में निवासित था, क्योंकि 200 सालों तक बीच में करीब ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखिए समय काल पे मत जाइएगा, मैंने पहले भी बोला 200 सालों तक ये कहा गया है कि जो वीरचंद या जो कुमाऊं में जो है खसों का शासन था, उन खसों के शासन के बाद जो संसार चंद का वंश नेपाल में निवासित था उसे सोन और खड़ायत 2 जातियां हैं, दोनों का नेतृत्व वाले दल ने इसे नेपाल से ला करके चंपावत की गद्दी पे बिठाया। इसे सौपाल नामक खस, इसने जो है सौपाल नामक खस या रावत शासक को हराकर पुनः चंद्रराज की शुरुआत करी। इसके बाद रूपचंद, त्रिलोकचंद, कई सारे राजाओं ने कार्य किया जिनकी कोई विशिष्ट इतिहास में उल्लेख नहीं मिलता या कोई कहानियों में उल्लेख नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर देखिए इस समय एक बड़ा घटनाक्रम ये घटित हुआ है। कौन सा घटनाक्रम घटित हुआ है? लगभग 1191 में जो डोटी के चल्ल नामांत वाले शासक थे, इन चल्ल नामांत वाले शासकों ने कुमाऊं में ही नहीं बल्कि गढ़वाल क्षेत्र तक भी जो है आक्रमण किया, ऐसा माना जाता है। एक और चीज आप लोगों को बताऊंगा मैं, इनके संबंध में ये माना जाता है कि जो खसाधिपति, ये खुद को जो है खसाधिपति कहते थे, जो ये चल्ल नामांत वाले शासक है ना डोटी के, तो ये खुद को जो है क्या बोलते थे, चल्ल नामांत, यानी कि चल्ल नामांत नाम के अंत में चल्ल लिखते थे और ये खुद को खसाधिपति कहते थे, यानी कि हम खस अधिपति हैं, खस राजा हैं, और ये खुद को खस राजा। और अगर हमारे पास देखा जाए तो खस राजा कहने के और कहीं पर कोई साक्ष्य नहीं है, कहीं पर भी इस तरीके का जिक्र नहीं है जहाँ पर कोई राजा स्वयं को खस कह रहा हो, क्योंकि मैंने पहले भी बोला खस एक गाली के तौर पर इंडिकेट किया जाने वाला शब्द था। खैर जो भी कुछ है, तो ये कह सकते हैं कि ये एक मांडलिक राजा रहा होगा जिसने इस क्षेत्र में आक्रमण किया। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में इस समय कोई स्टेबल शासन नहीं था, तो 1191 में जो है इसने कुमाऊं गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में आक्रमण किया। और इसके पुरातात्विक साक्ष्य भी दरअसल हमें प्राप्त होते हैं। गोपेश्वर त्रिशूल लेख, और जो कि 1191 का है, गोपेश्वर में जो त्रिशूल लेख में 1191 का इसका लेख है। दूसरा
चंपावत के बालेश्वर, या बालेश्वर दरअसल देखिए बालेश्वर और बालेश्वर दो मंदिर हैं। एक तो है आपका गगनौला में जो है, चंपावत मेन जो मार्केट में हो तो बालेश्वर मंदिर है, और एक गगनौला में जो मंदिर है वो बालेश्वर मंदिर है। अब कन्फ्यूजन की स्थिति मत रखिएगा। ऐसे ही बालेश्वर मंदिर थल पिथौरागढ़ में भी है, हालांकि मैं यहाँ पे बालेश्वर ही लिख करके चल रहा हूँ, पर ये आपका होना क्या चाहिए था, बालेश्वर मंदिर होना चाहिए था। थोड़ा सा एक वीडियो